आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि संबंधित है पार्ट 1 भाग 1। और भाग 1 में क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आज की क्लास में पार्ट 1 संघ और उसके क्षेत्र, संघ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? पहला ऑप्शन हमारा है लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी। ऑप्शन बी है बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी है बीपी मेनन एवं अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर एवं कृष्णमाचारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ऑप्शन बी। क्या है? बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1947 में क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली 1947 में। और 1947 के बाद जो भारत की परिस्थिति थी, सिचुएशन क्या था कि भारत में जो क्षेत्र थे कुछ ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश राज क्षेत्र कहा जाता था, जहाँ क्या है ब्रिटिश का डायरेक्ट नियंत्रण था। और कुछ क्या हुआ करती थी, देशी रियासतें थी, जो कुछ स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी, जिसका राज प्रमुख कौन था? राजा। यहाँ का राजा क्या होता था? राज प्रमुख था। तो 1947 के बाद देखा गया लगभग 565 के आसपास कुछ रियासतें थी। और यह क्या है, आज़ादी के बाद इनको क्या करना था? भारतीय संघ में शामिल होना था। क्योंकि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ तो रियासतों को तीन ऑप्शन रखा गया कि रियासतें क्या कर हो सकती हैं, या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और या स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती हैं, इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो रियासतों को तीन ऑप्शन दिया गया 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ क्या है कि कुछ रियासतें स्वतंत्र होना चाहती थी और कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी, तो कुछ भारत। तो क्या हुआ कि कुछ भौगोलिक सुविधा के अनुसार कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गई, कुछ भारत में शामिल होना हो गई, लेकिन अधिकांश रियासतें क्या होना, स्वतंत्र होना चाहती थी। तो रा, रा, रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उसमें क्या है बीपी मेनन और एवं लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे। तो एकीकरण के लिए किसे चुना गया? सरदार पटेल को क्या करना था कि इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का जिम्मा दिया गया। और उसमें कौन कौन थे? बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन है क्या है? पहला है पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र। बी ऑप्शन है विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई। सी ऑप्शन है जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई और विलय पत्र। और डी ऑप्शन है जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो 1947 के बाद क्या हुआ कि अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई। किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल की इसमें क्या है महत्वपूर्ण भूमिका थी कि अधिकांश रियासतें भारत की संघ में शामिल हो गई। लेकिन तीन ऐसी रियासतें थी जो क्या करना चाह रही थी, या तो स्वतंत्र रहना चाहती थी, या स्वतंत्र या तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। वह तीन रियासतें कौन थी? तो यहाँ पर हैदराबाद रियासत है, और यहाँ पर स्थित है जूनागढ़, और यहाँ पर कश्मीर है जहाँ के राजा थे हरि सिंह। तो तीन रियासतें शामिल नहीं हुई। अधिकांश रियासतें क्या होती हैं 1947 के बाद भारत में शामिल हो जाती हैं। लेकिन हैदराबाद क्या करना चाह रही थी? पाकिस्तान में जाना चाह रही थी,
जबकि यहाँ की जनता क्या है, भारत में शामिल होना चाह रही है। जनता का जो पक्ष है वह है कि भारतीय संघ में शामिल हो जाए होना, लेकिन यहाँ का जो निज़ाम है वह चाहता है कि या तो हम स्वतंत्र रहें या तो पाकिस्तान में जाए। वहीं पर दूसरी रियासत है जूनागढ़। जूनागढ़ का जो राजा है वह क्या करना चाह रहा है कि पाकिस्तान में जाना चाह रहा है, जबकि यहाँ की जनता भी क्या है, भारत में शामिल होना। और हरि सिंह क्या है, संशय में थे किस तरफ हम जाएं, या तो इंडिपेंडेंट रहें या तो भारत में जाएं। तो यहाँ पर संशय बना हुआ था। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में जो गठित की गई थी राज्यों के एकीकरण के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को शामिल कर लिया जाता है भारतीय संघ में। वहीं हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की जाती है, पुलिस कार्रवाई जिसमें क्या है कि ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से यहाँ हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किया जाता है। वहीं यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर रियासत है, यहाँ पर विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। हालांकि कुछ भाग जो है पाकिस्तान में चला जाता है, जिसे कहा जाता है POK। तो क्रमशः क्या है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया। वहीं पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर किसको शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, इंडिया राज्यों का संघ है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी यहाँ पर बी होना चाहिए, अनुच्छेद 2, यहाँ पर सी अनुच्छेद 5 और यहाँ पर डी अनुच्छेद 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख है। लेकिन संघ में देखा जाए तो संघ का जो इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर लिखा गया है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शब्द होता है फेडरेशन और एक शब्द होता है, तो संघ के लिए भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यूनियन में क्या होता है कि जो राज्य, यहाँ पर संघ पहले आया, संघ का कॉन्सेप्ट पहले आया, संघ द्वारा क्या किया गया, राज्यों का निर्माण किया गया, संघ द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन फेडरेशन में शब्द में क्या होता है कि राज्य का अस्तित्व पहले था, यहाँ पर कई राज्य थे। जैसे इसका बेहतर एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। तो राज्य का कॉन्सेप्ट पहले आता है और राज्यों ने मिलकर क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो संघ बना, यहाँ संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। और फेडरेशन का अर्थ हुआ कि यहाँ पर एक समझौते का परिणाम, संघ का जो निर्माण हुआ क्या है, समझौते का परिणाम है, एग्रीमेंट का है। जबकि यहाँ पर संघ का कॉन्सेप्ट पहले आया और राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संघ के द्वारा। तो यहाँ पर भी क्या है कि यूनियन में क्या है कि भारत में यूनियन शब्द में क्या है कि राज्य क्या है राज्य क्या है, विनाशी, राज्य विनाशी है, जबकि संघ क्या है, अविनाशी है। वहीं यहाँ पर संघ क्या है, अविनाशी है और राज्य भी क्या है, अविनाशी है। तो यहाँ क्या, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यहाँ पर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहाँ पर राज्य की सीमा नाम या उसको अलग करके दो भाग में विभाजित करके उसकी नए राज्य का गठन किया जा सकता है संसद द्वारा, लेकिन यहाँ पर राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता संघ द्वारा। तो यहाँ पर अविनाशी राज्य है और अविनाशी संघ, और ना ही संघ से किसी को अलग होने का अधिकार है राज्य को। वहीं यहाँ पर भी क्या है, संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 3, बी ऑप्शन है आर्टिकल 1, सी ऑप्शन है आर्टिकल 2 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 4। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद को किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन या राज्य के कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य में शामिल करने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 3 में। वहीं आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो भारतीय संघ में नहीं शामिल है, जो क्षेत्र क्या है, यदि मान लिया जाए यह भारत है और भारत के अलावा यहाँ पर एक क्षेत्र है, वह भारत में के अंतर्गत नहीं आता, भारत में शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 2 क्या करता है, संसद को अधिकार देता है कि यदि चाहे तो वह भारत के इस क्षेत्र को भारत की संघ में शामिल कर सकता है और नए राज्य का निर्माण कर सकता है। इसका अधिकार आर्टिकल 2 में है। जबकि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो भारतीय संघ में पहले से स्थित है, अर्थात जैसे यहाँ पर तमाम राज्य हैं,
जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, एमपी, इन राज्यों की सीमा में नाम में परिवर्तन या कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर दूसरे राज्य में शामिल करना, यह सब अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति का जो दिया गया है वह आर्टिकल 3 में संसद को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए क्या है, आंध्र प्रदेश था पहले, और आंध्र प्रदेश से क्या किया गया, तेलंगाना अलग किया गया। तो नए राज्य का गठन किया गया जून 2014 में नए राज्य का गठन किया जाता है। तो नए राज्य के गठन से संबंधित यदि नए राज्य का गठन किया जा रहा है तो क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की यदि कोई नए राज्य के तेलंगाना, जैसे यहाँ पर तेलंगाना राज्य का गठन किया जा रहा है, तो संसद में जो इससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक पर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तभी क्या है, विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। और विधेयक जो पारित होता है वह साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो विधेयक क्या है, साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कुछ किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित जो प्रभावित राज्य है उससे सलाह के लिए तो उससे सलाह मांगता है, और यह सलाह क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। और तो उसकी जो किसी राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश से एक क्षेत्र अलग किया जा रहा है, तेलंगाना राज्य का गठन किया जा रहा है, तो वहाँ की विधायिका से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाती है। और जो भी सलाह दी जाती है वह क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है, इससे संबंधित कोई विधेयक यदि पेश किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है, आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 67वां, ऑप्शन बी है 68वां, ऑप्शन सी है 69वां, और ऑप्शन डी है 17वां। तो इसका जो राइट आंसर है 69वां अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। और यह कब किया जाता है, 1991 में। तो 1991 में 69वां अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया जाता है। 69वां अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है दिल्ली को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन बी है यहाँ पर नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो यहाँ पर 4 राज्य दिया गया है, सिक्किम दिया गया है, दूसरा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा दिया गया है नागालैंड, और चौथा है हरियाणा। सिक्किम को क्या किया गया, 35वां अमेंडमेंट लाया गया, एक्ट लाया गया, और इसके माध्यम से संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया पहले सिक्किम को। और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि लाया गया 1975 में, सिक्किम को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, 1987 में दिया जाता है। और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा असम से अलग करके नागालैंड राज्य की स्थापना की जाती है, और यह कब किया गया, 1963 में किया गया। वहीं हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया, नए राज्य का गठन किया गया 1966 में। तो सबसे पहले नागालैंड बना, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो क्रम होना चाहिए, पहले नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। तो नागालैंड पहले, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका सही आंसर है।
और अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया कब? ऑप्शन ए है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और वह कब किया गया? 1975 में किया गया। तो सिक्किम 22वां राज्य कब बनता है भारत का? 36वें संविधान संशोधन 1975। लेकिन संबद्ध राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, 3 है हरियाणा, 4 है सिक्किम। इनका क्या है? क्रम के अनुसार इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसका निर्माण किया गया? तो जब हमने पिछली क्लास में देखा कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया, तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। आंध्र प्रदेश का 1953 में। तो तेलुगु भाषी को अलग करके क्या किया गया? एक नए राज्य का गठन किया जाता है आंध्र प्रदेश का। और इसके बाद क्या किया गया? हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। और 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है पंजाब का, उस हिमाचल प्रदेश के नए राज्य का पहाड़ी क्षेत्र का गठन किया जाता है, पहाड़ी राज्य का गठन किया जाता है। और वहीं सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में 36वें संविधान संशोधन से। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश और चौथे पे सिक्किम आता है। तो जो क्रम होगा, पहला, इसके बाद तीसरा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद चौथा, 1 3 2 4। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर बी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 3 2 4। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को, दूसरा है 9 नवंबर 2000 को, तीसरा है 10 नवंबर 2000 को, और चौथा है 1 जनवरी 2000 को। तो इसका जो राइट आंसर है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। वहीं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया, जबकि 15 नवंबर 2000 को किसका गठन किया जाता है? झारखंड का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को संविधान को अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? पहला है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, दूसरा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, चौथा किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद का गठन कर सकती है। तो पहला है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, तो यह क्या है? गलत है। और दूसरा क्या है? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, तो यह क्या है? सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, यह भी क्या है? सही है। जबकि चौथा, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद का स्थापना कर सकती है, तो यह क्या है? गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण किया गया मिजोरम, तेलंगाना, पंजाब। यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं दिया गया, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन ए पे हम मान लें कोई है, ए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा तेलंगाना को नए राज्य का गठन किया जाता है। तेलंगाना वह राज्य है तेलंगाना। कब? जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया जाता है, 2014 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी है या परीक्षण करना कि मद्रास नगर को आंध्र प्रदेश में अंतरित किया जा सके या नहीं। तो वहाँ क्या था कि 1947 के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी कुछ क्षेत्रों में। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मराठी बोलने वाले हैं, यहाँ पर क्या? गुजराती। तो यहाँ पर गुजराती और मराठी के आधार पर जो है राज्यों की मांग चल रही थी। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो मद्रास प्रांत में कुछ तेलुगु भाषी थे, अधिकांश तमिल भाषी थे और मलयालम थे। तो यहाँ पर भी भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य के गठन की मांग चल रही थी। और इसको देखते हुए क्या किया गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
सही है कि या गलत है, उसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है, आयोग बनाया जाता है, धर आयोग 1948। तो क्या है कि राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके लिए क्या बनाया गया, धर आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का कथन असत्य है या संबंधित निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का बनाया। दूसरा ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण व बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन सी है इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। तो राज्य पुनर्गठन या आयोग बनाया जाता है किसके अध्यक्षता में, फजल अली, जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है, कमीशन कहा जाता है। तो इसने जो सलाह दी कि राज्यों का पुनर्गठन क्या किया जाए, भाषाई आधार पर हो सकता है, भाषाई आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। तो यहाँ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, फजल अली कमीशन, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। और दूसरा क्या हुआ कि इसी की सलाह पर क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 में। था फजल अली कमीशन था, उसने क्या किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की। तो 16 राज्य 3 केंद्र शासित बनाने की क्या थी, अनुशंसा की थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जब पारित हुआ 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पर कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो फजल अली कमीशन ने क्या किया कि जो ABCD ग्रुप बनाए गए थे उसको समाप्त करके एक में राज्य होगा और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की थी। लेकिन भाषाई आधार पर क्या राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया। तो यह ऑप्शन क्या है, असत्य है। तो इसको स्वीकार किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या है, असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। इस तरह के कानून का वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो किसी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन किया जा रहा है, कोई स्टेट है, मान लिया जाए ए है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा संसद में, क्या किया जाएगा, संसद क्या कर सकती है, इसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद। लेकिन जो विधेयक पेश किया जाएगा, विधेयक उस पर क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या वह विधेयक, इससे संबंधित वह विधेयक क्या संसद में पेश किया जा सकता है। और राष्ट्रपति क्या करता है उसी समय, यहाँ का जो प्रभावित राज्य से जो ए है उसके नाम में बदलाव किया जा रहा है, तो प्रभावित राज्य की सहमति मांगता है। तो हालांकि इस सलाह के लिए भेजता है, और यदि ए द्वारा कोई भी सलाह दिया जा रहा है, ए राज्य द्वारा, तो यहाँ के सलाह को क्या है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा, संस्तुत के लिए राज्य के पास वह भेजेगा, और जो भी सलाह होगा वह क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं, वह जो बदलाव किए जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते हैं। तो वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन किया जा बदलाव हो रहा है, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, तो क्या करना होता है, अनुसूची और 1 और इस अनुसूची 4 में संशोधन किया जाता है। तो जो भी संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। तो यहाँ पर है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची, या क्या यहाँ दिया गया 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है, जबकि यह क्या है, गलत है। यही संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। तो
सहमति क्या है, अनिवार्य नहीं है, उसके लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। और ऑप्शन ए है कि इस तरह का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो हाँ, ऑप्शन एक क्या है, सही है, जबकि 2 और 3 गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए क्या है, राइट आंसर है। लेकिन यदि कोई क्षेत्र क्या है, यदि जो भारत का क्षेत्र है और किसी देश को हस्तांतरित किया जा रहा है तो वह क्या होगा, 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। तो 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। तो यह फैसला कब दिया गया, बेरुबारी वाद में न्यायपालिका द्वारा। तो आज की क्लास में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।